क्या आपने कभी सोचा है कि किसने सबसे पहले अखंड भारत का निर्माण किया और उस पर शासन किया था? और अखंड भारत का पहला सम्राट कौन था? कभी सोचा है? वो कोई और नहीं बल्कि चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भारत के महान सम्राट थे और वे अखंड भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट भी थे। इन्होंने मौर्य राजवंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे थे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संदीप हिस्ट्री चैनल में, जहां हम आपको भारतीय इतिहास की अनकही और अद्भुत सच्ची घटनाएं बताते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की, जिन्होंने आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व छोटे छोटे गणराज्यों और जनपदों को जीतकर अखंड भारत का निर्माण किया और भारतवर्ष पर 24 वर्षों तक शासन किया था। तो कौन थे भारतवर्ष के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और कैसे उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को जीतकर अखंड भारत का निर्माण किया? और क्यों 24 वर्ष तक भारतवर्ष पर शासन करने के बाद मात्र 48 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया था, जानते हैं इस वीडियो में। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र मगध, वर्तमान में पटना, बिहार में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का निर्माण किया, जो तेजी से पूरे भारत और आधुनिक पाकिस्तान में फैल गया। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन और उपलब्धियों का वर्णन प्राचीन ग्रीक, हिंदू, बौद्ध और जैन स्रोतों में मिलता है, लेकिन उनमें बहुत अंतर है। चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिन्होंने देश में बहुसंख्यकों को एकजुट करने वाले पहले साम्राज्य की नींव रखी। चाणक्य के निर्देशन में चंद्रगुप्त ने शासन कला के आदर्शों पर आधारित एक नया साम्राज्य बनाया, एक विशाल सेना बनाई और अपने राज्यों की सीमाओं का विस्तार करना जारी रखा। और 48 वर्ष की उम्र में उन्होंने इसे त्याग कर एक कठोर जीवन अपना लिया। कुछ ग्रंथों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त के माता पिता दोनों क्षत्रिय जाति के थे। इसके विपरीत अन्य लोग दावा करते हैं कि उनके पिता एक राजा थे और उनकी माता एक शूद्र थी। चंद्रगुप्त का पालन पोषण गोपालक के घर हुआ और जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे एक शिकारी के हाथों बेच दिया गया। शिकारी के गांव में रहते हुए वह पशुओं की देखभाल करने लगे। अपनी प्रतिभा के कारण वह जल्दी गांव के अन्य बच्चों का प्रमुख बन गया। वह बच्चों के झगड़ों का मध्यस्थ बनकर उनका समाधान किया करता था और बच्चों के बीच राजा की तरह फैसले किया करता था। एक दिन जब चंद्रगुप्त राजकिलम नामक खेल में व्यस्त था, तब चाणक्य उधर से गुजर रहे थे। चाणक्य, जो तक्षशिला के प्रसिद्ध आचार्य थे, ने चंद्रगुप्त के गुणों को अपनी दूरदृष्टि से पहचाना। चाणक्य ने समझ लिया कि यह बालक भविष्य में महान बनेगा। चाणक्य ने उसे शिकारी से 1000 कांसापर्ण देकर खरीद लिया और उसे अपने साथ तक्षशिला ले गए। तक्षशिला उस समय विद्या का प्रमुख केंद्र था और वहाँ चाणक्य खुद आचार्य थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को विभिन्न कलाओं और विद्याओं की शिक्षा दी। जल्द ही चंद्रगुप्त सभी विद्याओं में पारंगत हो गया और युद्ध विद्या में भी निपुण हो गया। तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण करते हुए चंद्रगुप्त का सामना उस समय के महान विजेता सिकंदर से हुआ। यह घटना बहुत दिलचस्प है। प्लूटार्क और जस्टिन जैसे लेखकों ने इसका वर्णन किया है। जस्टिन के अनुसार सिकंदर चंद्रगुप्त की ईमानदारी से गुस्सा हो गया था और उसे मार डालने का आदेश दिया, लेकिन चंद्रगुप्त ने शीघ्रता से भागकर अपनी जान बचाई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाणक्य ने उसे 2 प्रमुख उद्देश्यों के लिए तैयार किया था। पहले उद्देश्य में चंद्रगुप्त को यूनानियों के विदेशी शासन से भारत को मुक्त करना था। दूसरे उद्देश्य में नंदों के अत्याचारपूर्ण शासन को समाप्त करना था। इन दोनों उद्देश्यों को पूरा करने में चंद्रगुप्त ने महत्वपूर्ण कदम उठाए। इतिहासकारों में इस बात को लेकर मतभेद है कि चंद्रगुप्त ने सबसे पहले किसके खिलाफ युद्ध किया था। क्या उसने सबसे पहले यूनानियों से युद्ध किया या नंदों का शासन समाप्त किया? लेकिन बौद्ध, रोमन और यूनानी स्रोतों से जो संकेत मिलते हैं, उनके अनुसार चंद्रगुप्त ने सबसे पहले पंजाब और सिंध के इलाकों को यूनानियों से मुक्त किया। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में विदेशी शासन की आलोचना की है और उसे देश और धर्म के लिए अभिशाप बताया है। चंद्रगुप्त ने इस सिद्धांत का पालन किया और एक बड़ी सेना का गठन किया। इस सेना में सैनिकों के विभिन्न वर्ग थे, जिनमें चोर, मलेच, आटवीक, शस्त्रधारी और अन्य वर्ग शामिल थे। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है, लेकिन इसका तात्पर्य था उन लोगों से जिन्होंने सिकंदर के आक्रमण का जमकर विरोध किया। चंद्रगुप्त के लिए यह सौभाग्य की बात थी कि सिकंदर के प्रस्थान के बाद पंजाब और सिंध की राजनीतिक परिस्थितियां पूरी तरह से उसके पक्ष में थी। सिकंदर की मृत्यु के बाद इन क्षेत्रों में विद्रोह शुरू हो गया और कई यूनानी क्षत्रपों को मार दिया गया। 325 ईसा पूर्व में फिलिप द्वितीय की हत्या के बाद सिकंदर का प्रशासन ढहने लगा। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के बाद इन प्रदेशों में अराजकता फैल गई। इस अराजकता ने चंद्रगुप्त के कार्य को आसान बना दिया। जस्टिन के अनुसार सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दासता का जुआ उतार फेंका और अपने गवर्नरों को मार डाला। इस स्वतंत्रता का जन्मदाता साइड्रोकोटस अर्थात चंद्रगुप्त था। इस विवरण से स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त ने सिकंदर के क्षत्रपों का पूरी तरह से विनाश किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि सिकंदर और फिलिप द्वितीय की मृत्यु के बीच के 2 वर्षों के दौरान
यानी 325 से 323 ईसा पूर्व के बीच के दौरान चंद्रगुप्त ने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए व्यापक योजनाएं तैयार की थी। अब वह पूरी तरह से तैयार था। उसने एक मजबूत सेना तैयार की, खुद को राजा घोषित किया और सिकंदर के क्षत्रपों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। 317 ईसा पूर्व में पश्चिमी पंजाब का अंतिम यूनानी सेना नायक यूडेमस भारत छोड़ने के लिए मजबूर हुआ। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने पंजाब और सिंध के क्षेत्रों पर अपना पूरा अधिकार जमा लिया। चंद्रगुप्त ने अपनी सुनियोजित योजना के तहत सिकंदर द्वारा स्थापित प्रशासन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। यूडेसम ने चंद्रगुप्त की ताकत को देखकर 1317 ईसा पूर्व में बिना किसी संघर्ष के भारत छोड़ने का निर्णय लिया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य पंजाब और सिंध का एक छत्र शासक बन गया। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने अपनी सफलता की ओर एक और कदम बढ़ाया। पंजाब और सिंध में अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद वे मगध साम्राज्य की ओर बढ़े। पंजाब और सिंध पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक विशाल और संगठित सेना थी, जिसका उपयोग उन्होंने नंद साम्राज्य के खिलाफ किया। उस समय मगध पर गणानंद का शासन था। गणानंद के पास बहुत बड़ी सेना और संपत्ति थी, लेकिन वह जनता में लोकप्रिय नहीं था। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। एक बार नंद सम्राट गणानंद ने चाणक्य को अपमानित किया था। इस अपमान से गुस्सा होकर चाणक्य ने निश्चित किया कि वह नंदों को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। प्लूटार्क के विवरण के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों के खिलाफ सहायता प्राप्त करने के लिए सिकंदर से भी मुलाकात की थी। हालांकि वह इस प्रयास में सफल नहीं हो सका। दुर्भाग्य से हमें इस युद्ध का विस्तृत विवरण नहीं मिलता। बौद्ध और जैन स्रोतों से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने पहले नंद साम्राज्य के केंद्रीय हिस्से पर आक्रमण किया, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। उसकी सेना नष्ट हो गई। फिर उसने अपनी रणनीति बदली और सीमांत क्षेत्रों को जीतते हुए नंद साम्राज्य की राजधानी पर धावा बोला। ऐसा प्रतीत होता है कि नंद मौर्य युद्ध बहुत ही रक्त रंजित और भीषण था। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पानों में इस युद्ध का एक अति रंजित विवरण मिलता है। इस ग्रंथ में भद्रसाल नामक नंदों के मंत्री का उल्लेख है। युद्ध में हताहतों की संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है, जो केवल अलंकारिक प्रतीत होती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि युद्ध बहुत कठिन और भयंकर था। इस युद्ध में गणानंद मारा गया और चंद्रगुप्त ने मगध पर पूर्ण अधिकार कर लिया। यह उसकी दूसरी बड़ी सफलता थी। अब चंद्रगुप्त मौर्य भारत के एक विशाल साम्राज्य का शासक बन गया। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके पूर्वी क्षेत्रों का उत्तराधिकारी सेल्यूकस बना। वह एंटीओकस का पुत्र था और उसने बेबीलोन और बैक्ट्रिया जैसे बड़े क्षेत्रों को जीतकर अपनी शक्ति को मजबूत किया। अब सेल्यूकस ने भारत में उन क्षेत्रों को पुनः अपने नियंत्रण में लेने का मन बनाया जिन्हें सिकंदर ने जीते थे। इस उद्देश्य के साथ 305 ईसा पूर्व में उसने भारत पर आक्रमण किया और सिंध तक पहुंच गया। हालांकि इस बार भारत में एक नया सम्राट था, चंद्रगुप्त मौर्य। वह एक संगठित और शक्तिशाली साम्राज्य का शासक था, जो पहले की तरह छोटे छोटे सरदारों से भरा हुआ नहीं था। इसलिए सेल्यूकस को चंद्रगुप्त से युद्ध करना पड़ा। यूनानी लेखक केवल युद्ध के परिणाम का ही उल्लेख करते हैं, जिसमें सेल्यूकस हार गया था। इतिहासकार अपियान ने लिखा है कि सेल्यूकस ने सिंधु नदी पार करके चंद्रगुप्त से युद्ध किया था। कुछ समय बाद दोनों के बीच एक संधि हुई और एक वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया गया। स्ट्रबो के अनुसार भारतीय सिंधु नदी के पास रहने वाले लोग पहले पारसियों के अधीन थे। सिकंदर ने इन क्षेत्रों को जीतकर अपना प्रांत स्थापित किया था, लेकिन सेल्यूकस ने यह क्षेत्र चंद्रगुप्त को दे दिया। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच संधि के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, जिसमें सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को कांधार, काबुल, हेरात और बलूचिस्तान के कुछ हिस्से दिए। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 भारतीय हाथी उपहार में दिए। दोनों के बीच एक वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुआ, जिसमें सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलिना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया था। सेल्यूकस ने मेगथनीज को अपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। मेगथनीज ने भारत के बारे में इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी, जो भारतीय समाज और राजनीति पर महत्वपूर्ण जानकारी देती है। यह संधि चंद्रगुप्त के लिए एक बड़ी सफलता थी। इससे उसका साम्राज्य अब भारतीय सीमाओं से बाहर पारसिक साम्राज्य के पास तक फैल गया। अफगानिस्तान का एक बड़ा हिस्सा भी उसकी शक्ति में आ गया। इस संबंध की पुष्टि हम अशोक के लेखों से भी करते हैं, क्योंकि अशोक या बिंदुसार ने इन क्षेत्रों को नहीं जीता था। इस संधि के साथ भारत और यूनान के बीच राजनीतिक संबंध शुरू हुए। यह संबंध बिंदुसार और अशोक के समय तक जारी रहे। भारत ने सिकंदर के समय हुई अपनी पराजय का बदला ले लिया था। इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत को एक नई दिशा में आगे बढ़ाया और एक महान साम्राज्य की नींव रखी। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत में भी अपनी शक्ति का विस्तार किया। शक महासत्रपक रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख 150 ईस्वी पूर्व में यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र तक के क्षेत्रों को जीतकर अपने शासन में शामिल कर लिया था। इस अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य थे, जिन्होंने वहां सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। यह झील आज भी भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्मारक है।
सौराष्ट्र प्रांत के दक्षिण में स्थित सोपारा, जो आज के महाराष्ट्र के थाना जिले में है, से चंद्रगुप्त के पौत्र अशोक का अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। हालांकि अशोक ने अपने अभिलेख में इस क्षेत्र को जीतने का दावा नहीं किया। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सोपारा तक का क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जीता गया था। दक्षिण भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के विस्तार के बारे में अशोक के अभिलेखों और जैन तथा तमिल स्रोतों से जानकारी मिलती है। अशोक के कई अभिलेख कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के विभिन्न स्थानों से मिले हैं, जैसे कि सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी, मास्की, गुंटी आदि। इन अभिलेखों में अशोक के दक्षिणी सीमा पर स्थित चोल, पांड्य, क्षत्रिय पुत्र और केरल पुत्र जातियों का उल्लेख किया गया है। अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि उसने दक्षिण में केवल कलिंग की विजय की थी, जिसके बाद उसने युद्धों को समाप्त कर दिया था। इस आधार पर यह माना जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत के अन्य क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी। जैन और तमिल परंपराओं से भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारतीय विजय के बारे में कुछ संकेत मिलते हैं। जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी वृद्ध अवस्था में जैन साधु भद्रभाहु की शिष्यता ली और शरणबेलगोला, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है, में निवास करने लगे। यही चंद्रगुप्त ने तपस्या की थी। यदि हम इस परंपरा पर विश्वास करें तो यह कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त ने शरणबेलगोला तक के क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी। तमिल परंपरा के अनुसार मौर्यों ने एक विशाल सेना के साथ दक्षिण भारत में मोहर के राजा पर आक्रमण किया था। इस अभियान में कोसर और बडगर नामक दो मित्र जातियों ने मौर्य सेना की मदद की थी। इस परंपरा में नंदों की अपार संपत्ति का भी उल्लेख है, जो यह संकेत करता है कि तमिल लेखक मौर्य साम्राज्य की बात कर रहे थे, जो नंदों के उत्तराधिकारी थे। हालांकि जैन और तमिल परंपराओं को लेकर विद्वान ऐतिहासिक दृष्टि से संदेह व्यक्त करते हैं। फिर भी इन परंपराओं में दिए गए विवरणों से यह संभावना जताई जा सकती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पूरे भारत में फैला हुआ था। प्लूटार्क ने लिखा है कि उसने 6 लाख सैनिकों की सेना से पूरे भारत को रौंद डाला और उस पर अपना अधिकार कर लिया। जस्टिन के विवरण से भी यह पता चलता है कि पूरा भारत उसके अधिकार में था। चंद्रगुप्त का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक तक फैला हुआ था। इसके अलावा यह साम्राज्य पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र और सोपारा तक विस्तृत था। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदू कुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। यूनानी लेखक इसे पेरोपेनीसस या इंडियन कोकेसक कहते थे। यही सीमा चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के साम्राज्यों की थी। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हराकर इस क्षेत्र पर अपना अधिकार किया था, जो बाद में मुगलों और अंग्रेजों के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गई। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ से विशाल साम्राज्य का संचालन किया। जैन परंपरा के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया और भद्रभाहु की शिष्यता ग्रहण की। इस समय मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त ने स्थिति से निपटने की पूरी कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। इस कारण उन्होंने अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़ दिया और भद्रभाहु के साथ शरणबेलगोला में तपस्या करने चले गए। 298 ईसा पूर्व के लगभग उन्होंने जैन विधि से उपवास द्वारा प्राण त्याग दिए। इसे जैन धर्म में सलेखना कहा जाता है। शरणबेलगोला में एक छोटी पहाड़ी है जिसे चंद्रगिरी कहा जाता है और यहाँ चंद्रगुप्त बस्ती नामक एक मंदिर भी है। हालांकि जैन लेखकों द्वारा दिए गए 12 वर्षों के अकाल का विवरण सही नहीं लगता। यूनानी राजदूत मेगथनीस, जो चंद्रगुप्त के दरबार में निवास करता था, ने कहीं भी अकाल की स्थिति का उल्लेख नहीं किया। इसके अलावा अन्य साक्ष्य से भी इस कथन की पुष्टि नहीं होती। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों से यह साफ है कि वह केवल एक महान विजेता ही नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक और साम्राज्य निर्माता भी था। एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर उसने अपनी योग्यता और नेतृत्व क्षमता के बल पर स्वयं को एक सार्वभौम सम्राट बना लिया। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला महान ऐतिहासिक सम्राट था, जिसने चक्रवर्ती सम्राट के आदर्शों को वास्तविक रूप में स्थापित किया। उन्होंने भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण बदलाव किए और अपनी नीतियों, विजय और प्रशासनिक कौशल के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। उनका साम्राज्य न केवल भौगोलिक रूप से विस्तृत था, बल्कि उनके शासन ने भारतीय राजनीति और प्रशासन के नए मानक भी स्थापित किए। चंद्रगुप्त की सफलताएं न केवल उनके समय बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।